ये कहानी मोनपुर नगर की है, जहाँ राजा धनराज अपने बड़े से राजमहल में अपनी पत्नी रानी सुमित्रा और राजकुमारी बेटी निकिता के साथ रहता है। राजा धनराज गुस्से का बड़ा तेज है। पूरे राज्य और नगर का हर निवासी राजा धनराज के कहर से डरता है। एक दिन राजा अपने महल में अपने तख्त पर बैठा था और सामने नगर के दो गरीब निवासी, महल के मंत्री और कई सारे सैनिक खड़े थे। रघुवीर, चमन, तुम दोनों ने अपनी फसल हमें देने के बजाय बाजार में बेचने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता नहीं है क्या, नगर का हर निवासी अपनी फसल हमें ही बेचता है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने ज्यादा मुनाफे पर अपनी फसल बाजार में बेच दी। महाराज, मुझसे भी गलती हो गई। मैं आगे से अपनी सारी फसल आप ही को दूंगा, मतलब आप ही को बेचूंगा। हम यहाँ के राजा हैं और जो हमारे आदेश का पालन नहीं करता, हम उसे ऐसी सजा देते हैं कि उस दर्दनाक सजा को देखकर इस राज्य का हर निवासी हमारी दहशत से कांप उठता है। मंत्री जी, इन दोनों को काल कोठरी में ले जाकर कैद कर दीजिए और इन्हें इतने कोड़े मारिए कि इनका शरीर खून से छलनी छलनी हो जाए। तभी सैनिक चमन और रघुवीर को पकड़ लेते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं। महाराज, ऐसा न कीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों चीख चीख कर राजा से रहम की भीख मांगने लगे, पर राजा को इन दोनों गरीबों पर जरा भी रहम नहीं आता। तभी सैनिक दोनों को काल कोठरी में लेकर जाते हैं और बेरहमी से दोनों के ऊपर कोड़े बरसाने लगते हैं। दोनों की दर्दनाक चीखें पूरे महल में गूंजने लगती हैं। महाराज, हम राजकुमारी के संग पहाड़ी इलाके में सैर करने जा रहे हैं। राजकुमारी का वहाँ घूमने का बड़ा मन है। ठीक है, तुम दोनों अपने साथ कुछ सैनिकों को भी ले जाओ। नहीं महाराज, हम अपनी बग्घी में चले जाएंगे, हमारे साथ एक ही सैनिक काफी है। तभी दोनों माँ बेटियाँ राजा की बग्घी में सवार होकर वहाँ से चली जाती हैं। मंत्री जी, इस बार किन किन नगर के निवासियों ने पैसा नहीं दिया? महाराज, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमें पैसे लाकर नहीं दिए। तो चलिए, हम उन सब की खबर लेकर आते हैं। राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ अपनी बग्घी में सवार होकर नगर में आता है और नगर के जिस निवासी ने राजा के पैसे नहीं दिए थे, राजा उन्हें दर्दनाक सजा देता जाता है। राजा धनराज ऐसा ही था। वो हर महीने नगर के हर निवासी से 5-5 हजार रुपए लेता था और जो उसे पैसे नहीं देता था तो राजा उन्हें मारता था और उनके घर संपत्तियों पर कब्जा कर लेता था। पूरा नगर राजा धनराज के कहर से परेशान था। इधर रानी और उसकी बेटी राजकुमारी दूर एक पहाड़ी इलाके में पैदल घूम रही थी। माँ, कितना हसीन नजारा है ना यहाँ का। मन करता है सदा के लिए हम यहीं के निवासी बन जाएं। सही कहा बिटिया, पर ये जगह काफी सुनसान है, इसलिए हमारा भी यहाँ ज्यादा समय तक रुकना सही नहीं है। हमें अब चलना चाहिए। रानी साहिबा ठीक कह रही है राजकुमारी जी, ये इलाका बहुत ही खतरनाक है। मैं तो आपको यहाँ आने से भी मना करने वाला था, पर मुझे लगा शायद मेरा ये कहना गलत हो जाएगा। अरे, इतना सुंदर इलाका है, यहाँ कौन सा खतरा हो सकता है। थोड़े समय तक हम यहाँ रुकते हैं ना। राजकुमारी उस पहाड़ी इलाके की सुंदरता का आनंद लेने लगती है। तभी उसे दूर सामने एक हिरन दिखाई देती है। अरे वाह, हिरन! चलो आज हम हिरन का शिकार करते हैं। राजकुमारी अपने हाथ में तीर कमान लेती है और जैसे ही उस हिरन को तीर मारती है तो वो हिरन निशाने के सामने से भाग जाता है और वो तीर दूर खड़े एक छोटे बच्चे को जा लगता है। ये देखकर राजकुमारी, रानी और सैनिक तीनों दंग रह जाते हैं। ये क्या हो गया बिटिया, आपने उस बच्चे को तीर मार दिया। माँ, हमने जानबूझकर नहीं मारा उस बच्चे को तीर, गलती से लग गया। हम तो हिरन को तीर मार रहे थे। तभी उस बच्चे के पास कई सारे लोग जमा हो जाते हैं। रानी साहिबा, हमारा यहाँ रुकना सही नहीं रहेगा, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, हमें उस बच्चे के पास जाना चाहिए, शायद वो बच्चा जीवित हो। हाँ, हमें वहाँ जाकर उस बच्चे को देखना चाहिए।
नहीं नहीं रानी साहिबा, वो बच्चा उसी कबीले का होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि उस बच्चे की मृत्यु हमारे कारण हुई है तो वो कबीले वाले हमें जान से मार देंगे। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा साहब ने हमें सौंपी है। आप चलिए यहाँ से रानी साहिबा। रानी और राजकुमारी दोनों वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, पर सैनिक भोला के कहने पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो छोटा सा बच्चा जिसकी तीर लगने से दर्दनाक मृत्यु हो चुकी थी, उसके पास खड़े कबीले के सारे लोग दंग रह जाते हैं। तभी उस बच्चे की माँ रोते रोते कहती है, किसने मार दिया मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से? मेरा बच्चा। एक माँ के दर्दनुमा आंसू देखकर वहाँ खड़े लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर ऐसी हरकत कर कौन सकता है? अब इसका पता तो हमारा जादुई जिन्ना ही लगाएगा। तभी सारे कबीले वाले उस इलाके में एक बड़ी सी गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ एक बड़ा ही खतरनाक जादुई जिन्न बैठा था। तभी कबीले वाले जिन्ना को सारी बात बताते हैं। क्या बच्चे की हत्या कर दी? किसने? यही पता लगाने हम आपके पास आए हैं जादुई जिन्ना। तुम फिक्र मत करो, मैं उस हत्यारे का पता लगाकर उसे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। रात का समय राजा धनराज और सब महल में थे। क्या हुआ रानी साहिबा, तुम और राजकुमारी जी इतने खामोश क्यों हो? जब से तुम उस पहाड़ी इलाके से लौटकर आए हो, तुम दोनों कुछ परेशान से लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या वहाँ? अगर पिताश्री को उस हादसे के बारे में पता चला तो ये हम पर बहुत गुस्सा होंगे। नहीं नहीं, हम पिताश्री को इस बारे में पता नहीं चलने देंगे। इन्हें उस हादसे की खबर नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। अब वो क्या है ना, हम काफी थक चुके हैं, इसलिए बदन बहुत दर्द कर रहा है। हम अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। राजकुमारी अपने कमरे में अपने आलीशान बेड पर जाकर बैठ जाती है। अब क्या होगा? कहीं उस बच्चे की मौत का बदला लेने उस कबीले के लोग यहाँ तो नहीं आ जाएंगे? क्या वो हमें सच में मार देंगे? राजकुमारी बहुत घबरा रही थी। आधी रात का समय अचानक राजकुमारी की आंख खुलती है तो उसके सामने वही जादूगर जिन्ना खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। कौन हो तुम? मेरे कबीले के बच्चे को जान से मारा है ना तूने। अब देख कैसे मैं तुझे मौत की नींद सुलाता हूँ। तभी जादूगर जिन्ना राजकुमारी को मारने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाता है। नहीं! तभी राजकुमारी की आंख खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए नींद से जागकर उठकर बैठ जाती है। नहीं नहीं, हमें मत मारो। वो सपना था, बड़ा ही खतरनाक सपना था। वो आदमी कौन था? राजकुमारी घबराते हुए बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और बाहर देखने लगती है। ये क्या हो गया हमसे? हमसे एक नन्ही सी जान की हत्या कैसे हो गई? राजकुमारी को बड़ा रोना आ रहा था। तभी सामने हवा में वही जादूगर जिन्ना राजकुमारी के सामने आता है। राजकुमारी! उस जादूगर जिन्ना को देखकर राजकुमारी के होश उड़ जाते हैं। ये तो वही आदमी है जो मुझे सपने में दिखा था। मेरे कबीले के बच्चे को तूने जान से मारा है ना, अब तेरी मरने की बारी है। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करना। हमने जानबूझकर नहीं मारा उस बच्चे को। तभी जादूगर जिन्ना जैसे ही राजकुमारी को तीर मारता है तो राजकुमारी वहाँ से भागने लगती है। तभी वो तीर राजकुमारी की पीठ पर लग जाता है और राजकुमारी वहीं खड़े खड़े सोने की मूर्ति बन जाती है। अब देखता हूँ मैं कि कौन तुझे वापस इस मूर्ति से इंसान बनाता है। मेरे कबीले वालों को जो हानि पहुंचाता है ना, उसे मैं ऐसे ही सजा देता हूँ। इतना कहकर जादूगर जिन्ना वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है।
इधर राजकुमारी सोने की मूर्ति बनी अपने कमरे में खड़ी थी। अगले दिन सवेरे राजा धनराज अपने महल में गरीब नगरवासियों पर जुल्म कर रहा था। तभी उसके पास रानी सुमित्रा दौड़ते हुए आती है। महाराज जल्दी चलिए। क्या हुआ रानी साहिबा? राजकुमारी बेटिया कब से दरवाजा नहीं खोल रही। राजा और रानी राजकुमारी के कमरे के पास आते हैं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। तभी राजा धनराज अपने सैनिकों को कहकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और जैसे ही दरवाजा टूटता है तो राजा रानी सब कमरे में जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ये क्या? राजकुमारी बेटिया। सामने राजकुमारी निकिता सोने की मूर्ति बनी खड़ी थी और उसकी पीठ में वही तीर घुसा हुआ था। राजकुमारी मूर्ति बन चुकी थी। तभी राजा और रानी अपनी राजकुमारी की मूर्ति के पास आते हैं और उसे हाथ लगाकर देखते हैं। ये कैसे हो गया? राजकुमारी मूर्ति कैसे बन गए? बिटिया कुछ तो बोलो ना। राजकुमारी बिटिया, हमसे बात कीजिए। क्या हो गया तुम्हें? हमसे बात करो बिटिया। अब मूर्ति कहाँ किसी से बात करती है? ना वो हिल पाती, ना वो चल पाती, ना बात कर पाती। दोनों अपनी राजकुमारी की ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब क्या राजा को उस जादूगर जिन्ना की असलियत पता चल पाएगी? क्या अब वो अपनी राजकुमारी को पहले की तरह ठीक कर पाएगा या राजकुमारी जीवन भर अब मूर्ति ही बनी रहेगी? अब सवाल बहुत सारे हैं और इनके जवाब जानने के लिए और आगे की कहानी देखने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 देखिए।